हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर एसडी कर्व सीरीज एंड इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज एसडी कर्व एंड एसडी कर्व फॉर इनोवेटेड, डीनोवेटेड एंड पार्शियली इनोवेटेड मसल एंड ऑल्सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग एसडी कर्व। सो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा सो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना, ताकि ये वीडियो जो हम आज पढ़ने वाले हैं ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे अगर आपने पहले वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा। सो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप प्लीज़ उसे ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। So in the previous video we have covered the starting 5 sections, and in today's video we will be covering the rest of the 5 sections, which includes Rheobase, Chronaxy, advantages, disadvantages of SD curve and accommodation question, that is AQ. Now let's begin. So सबसे पहले we will learn about what is Rheobase, right? So Rheo means current and base means foundation. So जहाँ पे भी आपको Rheo वर्ड दिखाई देना, so डायरेक्टली एसोसिएट कर लेना कि उसका मतलब करंट ही होता है। सो रियोबेस की डेफिनेशन क्या है, एक बार वो देख लेते हैं पहले। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट करंट दैट विल प्रोड्यूस अ मसल कॉन्ट्रैक्शन इफ द स्टिमुलस इज ऑफ इनडेफिनिट ड्यूरेशन, यानी कि वो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि करंट की वो स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी जो हम दें जिससे कि जो मसल है वो स्टिमुलेट हो जाए, मसल में डिफ्लेक्शन दिखने लग जाए, भले ही हमें वो बहुत लंबे टाइम तक देना पड़े, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो उसको हम कहते हैं रियोबेस। सो व्हेन stimulus is given using the maximum pulse width available on the stimulator, the intensity of the current required to produce a twitch is called the Rheobase of the muscle. So देखो वही बात है कि smallest quantity of current जब आप मसल को देते हो और मसल स्टिमुलेट होती है उसे हम कहते हैं रियोबेस, राइट। सो देखो ये रहा हमारा रियोबेस। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट है जो कि हम मसल को दे रहे हैं फॉर इट्स स्टिमुलेशन, राइट। सो हाउ रियोबेस इज मेजर्ड। सो इम्पल्सेस जो रहती हैं वो किसके ड्यूरेशन की रहती हैं, 100 मिली सेकेंड और 300 मिली सेकेंड्स की हम यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड रियोबेस, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, इनडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए जब हम देते हैं तो, ठीक है। सो पल्स इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर, इट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर और वोल्ट, एंड कैथोड इज प्लेस्ड ऑन द मोटर पॉइंट ऑफ द नर्व बाय यूजिंग बाइपोलर टेक्निक हम इसमें यूज करने वाले हैं। नॉर्मल वैल्यू एक नॉर्मल मसल के लिए कितनी रहती है, 2 to 18 मिली एम्पियर या फिर 3 to 40 वोल्ट। अब ये मिली एम्पियर और वोल्ट कब आएगा, जब हम कांस्टेंट वोल्टेज या फिर कांस्टेंट करंट वाले स्टिमुलेटर यूज़ करेंगे, तब यहाँ पे मिली एम्पियर और वोल्ट का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो अगर आप करंट वाला यूज़ कर रहे हो तो 2 से 8 मिली एम्पियर होना चाहिए, एंड अगर आप वोल्ट में देख रहे हो तो 3 to 40 वोल्ट होना चाहिए। Now factors which affect the Rheobase: resistance of the skin and the subcutaneous fat, warm skin is needed, then edema and inflammation, ischemia, underlying pain and temperature variation। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके रियोबेस की वैल्यू को। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रोड्स कैसे पोजीशन किया है, मसल का कोई डीजेनरेशन तो नहीं हो रहा, डीनर्वेशन में तो नहीं है मसल आपकी, पार्शली डीनर्वेटेड मसल, री इनर्वेटेड मसल और सबक्यूटेनियस टिश्यू। सो इन सब का आपके रियोबेस की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्रोनाक्सी। सो क्रोनाक्सी का मतलब क्या होता है, सो क्रोना मीन्स टाइम एंड एक्सी मीन्स एक्सिस, सो इट इज टाइम ओवर एक्सिस। सो क्रोनाक्सी का एक फॉर्मूला होता है, इट इज 2 into the value of Rheobase। तो ये क्या होता है, इट इज द डबल इंटेंसिटी ऑफ Rheobase, द मिनिमम पल्स विद रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मसल ट्विच इज कॉल्ड क्रोनाक्सी ऑफ द मसल, यानी जितना टाइम ये हमें चाहिए होता है एक मसल को ट्विच प्रोड्यूस करवाने के लिए, दैट इज नोन एज द क्रोनाक्सी। इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ एक्साइटेबिलिटी, एंड इसमें जो टाइम है इट शुड बी इन मिली सेकेंड्स टू इंड्यूस अ मिनिमल विजिबल कॉन्ट्रैक्शन विद अ स्टिमुलस ऑफ डबल द स्ट्रेंथ ऑफ द रियोबेस, यानी कि अगर रियोबेस की वैल्यू आपकी 2 थी तो क्रोनाक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 into 2, यानी कि क्रोनाक्सी की वैल्यू हो जाएगी 4। सो दिस इज क्रोनाक्सी, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 2 into रियोबेस लिखा है, दिस इज द क्रोनाक्सी वैल्यू। सो नॉर्मल वैल्यू इनर्वेटेड मसल की कितनी रहेगी, लेस देन 1 मिली सेकेंड,
थ्रेशोल्ड करंट पे, एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे इट विल बी लेस देन 0.1 मिलीसेकेंड, एंड फॉर डीनर्वेटेड मसल इट विल बी मोर देन 10 मिलीसेकेंड्स, एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज में भी मोर देन 10 मिलीसेकेंड्स। डीनर्वेटेड मसल में ये वैल्यू क्यों इंक्रीज है, ये हमने इसका आंसर देखा था हमारी प्रीवियस वाली वीडियो में, और यहाँ पे ये वैल्यू क्यों लो है इसका भी हमने आंसर देखा था प्रीवियस वाले इसके पार्ट में। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके देख लेना, वहाँ से आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। So variation in chronaxy depend on whether a constant current और constant voltage is used, और हम ज़्यादातर कौन सा वाला यूज़ करते हैं, constant voltage हम यूज़ करते हैं because it is more comfortable to the patient। बर्थ के टाइम पे जो chronaxy की वैल्यू है it is 10 times higher than the normal और the usual value। जब हम 18 से 20 महीने के होते हैं तब जो क्रोनैक्सी की वैल्यू है वो फॉल कर जाती है नॉर्मल वैल्यू पे। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो क्रोनैक्सी की वैल्यू है इनरवेटेड मसल की वो हमेशा कम होती है डीनर्वेटेड मसल से। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो ये जो इनरवेटेड मसल है इसकी जो क्रोनैक्सी की वैल्यू है ये बहुत कम है डीनर्वेटेड के आगे, राइट। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब क्रोनैक्सी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो फैक्टर्स रियो बेस को भी अफेक्ट करेंगे वो क्रोनैक्सी को भी अफेक्ट करेंगे। टेक्सचर ऑफ स्किन, एडीमा, फैटीग, इलेक्ट्रोड पोजीशनिंग, डीनर्वेशन, री इनर्वेशन, पार्शियल डीनर्वेशन, कोई नर्व रूट लेजन है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ये सारे आपके क्रोनैक्सी को अफेक्ट करेंगे। देन कम्स द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोनैक्सी। सो गिवन दैट टू मसल्स हैव सेम रियो बेस, द क्रोनैक्सी कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ देयर रिलेटिव एक्साइटेबिलिटीज, राइट। सो अगर हमें एक्साइटेबिलिटी चेकआउट करनी है मसल की तो क्रोनैक्सी में डिफरेंस आ सकता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोनैक्सी। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम के थ्रू समझा रखा है, एक का जो क्रोनैक्सी है वो बहुत पीछे की तरफ है, वो बहुत मतलब राइट लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्टेड है, एंड जो नर्व ए का क्रोनैक्सी है ये बहुत राइट साइड की तरफ को शिफ्टेड है। तो ऑब्वियसली जो आपका ये ए वाला है इन दिस फिगर, ये जो नर्व ए है ये ज़्यादा एक्साइटेबल है एज कम्पेयर टू नर्व बी। सो आप क्रोनैक्सी का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो ये एसडी कर्व, तो आप क्रोनैक्सी एंड रियो बेस की वैल्यू से बहुत सारी चीज़ों जो है आप वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। However, it is not a satisfactory method of testing electrical reaction as partial denervation is not clearly shown. So this is the limitation. Now what are the advantages of SD curve? So it is a very simple tool, it is reliable, non-invasive होता है, cheap होता है, quick progress आप check कर सकते हो patient की। इसमें आप level of denervation और level of जो recovery है वो आप check कर सकते हो, and it can differentiate neuropraxia from other two type of lesions also. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ एसडी कर्व क्या होंगे कि इन लार्ज मसल ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फाइबर्स में रिस्पॉन्ड, हेंस पिक्चर इज नॉट क्लियरली शोन, क्योंकि इतनी बड़ी मसल है तो हो सकता है कुछ ही फाइबर स्टिमुलेट हो पाए। क्वालिटेटिव है रादर देन क्वांटिटेटिव, सो ये एक लिमिटेशन आ जाती है। साइट ऑफ लेजन ये हमें नहीं बताता। डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटीज़ की बहुत कम है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल रिक्वायर है एज अ थेरेपिस्ट आपको। अगर आप बहुत ही नेव हो तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे एरर हो जाए, जिससे कि ये जो इसका पूरा रिजल्ट है वो डिफर कर सकता है। इंटर टेस्टर रिलायबिलिटी ऑब्वियसली, क्योंकि हर जो एग्जामिनर है जो टेस्ट कर रहा है एसडी कर्व को उसका तरीका अलग है, तो इसमें जो इंटर टेस्टर या इंटर रेटर रिलायबिलिटी है वो बहुत डिफरेंशिएट करती है, बहुत इशू रहता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एकोमोडेशन क्वेश्चन का, यानी कि AQ का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। सो व्हेन रिपीटेड स्टिमुलेशन आर गिवन टू अ मसल आफ्टर सम टाइम्स इट अकोमोडेट्स। हमें ये पता है कि अगर हम एक मसल को बार बार उतने ही इंटेंसिटी का स्टिमुलस देते रहेंगे, एक सर्टेन लेवल के इंटेंसिटी का स्टिमुलस देते रहेंगे, तो जो मसल है वो कुछ टाइम बाद नॉन रिफ्रैक्टरी हो जाएगी, वो अकोमोडेशन पे चली जाएगी। इफ़ अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय ट्रायंगुलर इम्पल्स एंड रेक्टेंगुलर इम्पल्स एट डिफरेंट टाइम फेज, द ट्रायंगुलर इम्पल्स रिक्वायर्स मोर इंटेंसिटी टू प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेम स्ट्रेंथ एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर इम्पल्स। अब रेक्टेंगुलर इम्पल्स कैसी होगी, इस तरीके की। ट्रायंगुलर इम्पल्स क्या होगी, पहले आप धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाओगे, फिर पीक पे लाओगे और फिर एकदम से धीरे धीरे कम करते जाओगे। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, एकदम से बढ़ाते हो, फिर कांस्टेंट लेवल पर रहते हो, फिर एकदम से कम कर देते हो। तो यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। सो AQ यानी कि अकोमोडेशन क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन एट ट्रायंगुलर इम्पल्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन एट द रेक्टेंगुलर इम्पल्स। सो ये क्या शो करता है, इट शोज द स्टेट ऑफ इनर्वेशन, डीनर्वेशन एंड पार्शियल इनर्वेशन। सो इसकी वैल्यूज होती है 1 से लेके 6 के बीच में। अगर AQ की वैल्यू आती है 1, दैट मीन्स कि जो डिसफंक्शन है मसल का वो परसिस्ट करता है फॉर मोर देन 6 months, एंड जो नर्व का रीजनरेशन है वो भी बहुत डिफिकल्ट है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से। सो
आगे प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है ग्राफ। अगर ए क्यू की वैल्यू 2 से 4 के बीच में है तो ये बताता है कि जो नर्व है वो रीजनरेशन में आ चुकी है, बट इट विल रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। जो नर्व है वो रीजनरेशन कर रही है बट वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को भी रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आपका 4 से 6 के बीच में है ए क्यू की वैल्यू, सो द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इज अनइम्पेयर्ड, दैट मीन्स इट इज नॉर्मल। ठीक है, उतना खराब नहीं है। इट विल रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड द मसल विल गेट बैक टू ऑलमोस्ट विद इन 3 वीक्स, यानी कि क्विक रिकवरी और क्विक प्रोग्नोसिस शो करता है अगर ए क्यू की वैल्यू 4 से 6 के बीच में आती है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट एस डी कर्व एंड आई होप कि आपको एस डी कर्व अच्छे से अब समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।